तो आज हम बताएंगे आपको कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम का सूत्र निगमन आपको करवाएंगे, तो आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो कूलाम के नियम ने क्या बताया, तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी। उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य बल की प्रकृति को बताया। उन्होंने बताया दो बिंदु आवेशों के मध्य बल की मात्रा और उनकी प्रकृति को। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आवेश प्लस प्लस दोनों होंगे या माइनस माइनस होंगे, कंडीशन बनती है यदि आवेश माइनस माइनस होंगे या प्लस प्लस होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपका बल होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर दूर जाना। प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर दूर जाना। ये कंडीशन होती है प्रतिकर्षण की। भाई मैं ये कहूं आपसे कि प्रतिकर्षण बल मतलब ये अट्रैक्शन नहीं होता। प्रतिकर्षण में क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता, ये दूर दूर जाते हैं। ठीक है ना। अगर एक कंडीशन तो ये आपकी हो गई कि माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो कौन सा बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। कंडीशन दूसरी ये संभव हो जाती है कि हो सकता है प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। तो यहां भाई या तो समान मात्रा थी आवेशों की, लेकिन यहां असमान वैल्यू है। असमान, एक प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैसे हो गए, अलग अलग। अगर ये स्थिति बनती है तो आपका बल लगता है आकर्षण। कौन सा बल लगता है, आकर्षण। अगर ये स्थिति संभव होती है तो आपका आकर्षण बल लग जाता है। तो इन्होंने यही तो बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, मात्रा क्या होगी, कितना बल लगेगा, किस वैल्यू के बराबर, क्या उसकी मात्रा रहेगी। तो बात करते हैं इसी कंडीशन को। तो यहां से इतनी बात आपके शायद समझ आ गई होगी। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। अगर बल मान लो, मैंने माना कि एक आवेश ये है बिंदु आवेश, एक ही है, दो बिंदु आवेश ले लिए और यहां प्लस ये माया, जैसे मैंने माना कि एक दो कंडीशनें संभव बन जाती हैं कि प्लस प्लस, ये दोनों मानो मैंने माने प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस है। एक स्थिति ये हो गई। अगर समान कंडीशन होती है, आवेशों की समान कंडीशन होती है तो प्रतिकर्षण बल लग जाता है, ये दूर दूर चले जाते हैं। और अगर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो यहां असमान कंडीशन हो गई और इस स्थिति में आकर्षण बल लग जाएगा। कौन सा बल लग जाएगा, आकर्षण। तो इन बलों की मात्रा क्या होगी उसी के बारे में कूलाम ने बताया। किसने बताया, कूलाम ने। तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां से परिभाषा तो बन गई ना कूलाम के नियम की। भाई अभी बात करें आपसे तो परिभाषा आपके सामने है, परिभाषा बन गई। यहां से पता चल जाएगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो कितना होगा। ठीक है, तो कंडीशन बन जाती है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे पहला आवेश क्या था, मैंने माना पहला Q1 है और दूसरा क्या है, Q2। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी, भाई ये आवेश रखे हैं तो इनके बीच की दूरी भी तो होगी कोई ना कोई। तो मैंने दूरी क्या मान ली, r दूरी मान ली। तो बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से आपका पूरा क्लियर हो जाता है भाई। अब बात करूं तो थोड़ा सिस्टम से समझिए एक बार फिर से, तो ध्यान दीजिए आप सभी। पहले हम बात करते हैं कूलाम के नियम की परिभाषा की। परिभाषा, ठीक है भाई, कूलाम के नियम की परिभाषा की। ठीक है, तो ध्यान दो। जब एक बिंदु आवेश के मध्य, एक बिंदु आवेश के मध्य दूसरे
दूसरे बिंदु आवेश को रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। भाई क्लियर हुआ कि नहीं? उन्होंने यही तो बताया कि जब एक बिंदु आवेश के पास दूसरे बिंदु आवेश को रखा जाता है तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अब ये नहीं हम कह सकते कि आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, वो तो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा अभी मैंने समझाया आपको, अगर आवेश प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो आपका प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। अगर आवेश प्लस माइनस होंगे, माइनस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं भाई? तो यहां से इतना तो पता चल गया कि अगर एक बिंदु आवेश के पास दूसरे बिंदु आवेश को रखा जाएगा तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो अब हम इनकी बात करें सूत्र निगमन की, तो सूत्र क्या बनता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। बात करते हैं सूत्र की। सूत्र क्या बनेगा तो देखिएगा, सूत्र के बारे में देखेंगे हम सभी। सूत्र क्या बनेगा, तो अभी बात करते हैं हम सूत्र निगमन की। सूत्र निगमन, डेरिवेशन, सूत्र निगमन। तो उन्होंने कैसे बताया? जैसे उन्होंने बताया हम वैसे ही कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बिंदु आवेश के पास दूसरे बिंदु आवेश को रखा जाता है। भाई मैंने मान लिया ये कौन सा आवेश हो गया, पहला आवेश हो गया जिसे नाम दे दिया मैंने Q1। ये कौन सा आवेश हो गया, तो दूसरा आवेश हो गया जिसे नाम दे दिया Q2। तो भाई अब ये दो बिंदु आवेश हो गए तो इनके बीच की दूरी भी तो माननी पड़ेगी, कोई ना कोई दूरी भी होगी, इनके बीच कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। तो मैंने डिफरेंस मान लिया R। क्या मान लिया? R। इनके बीच का डिफरेंस है R। तो अब देखेंगे उन्होंने किस तरह परिभाषा को बताया। यहां भी उन्होंने कुछ कहा, कुछ शब्द कहे, तो एक बार सुनिए। उन्होंने कैसे कहा कि जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फर्स्ट लाइन क्लियर कर लो। कैसे बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बल लगेगा, बल मतलब फोर्स, फोर्स जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपका क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती का साइन। सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या बताया, बीच की दूरी R, R है ना बीच की दूरी, R के वर्ग। उन्होंने बताया बीच की दूरी R के वर्ग, और अगर इसके बटे में 1 कर ले और इसका व्युत्क्रम करें तो क्या होगा, 1/r²। तो उन्होंने किस तरह बताया कि बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² यहां ले आएंगे। ये हो गया आपका सूत्र निगमन। बताइए सूत्र निगमन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है। एक बार फिर बात करते हैं, उन्होंने कैसे बताया, जो बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का ये साइन हो गया, और बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए एक बार हम लिख देते हैं, लिख के बता देते हैं आपको। तो क्या बताया उन्होंने, ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया बल जो होगा, बल दोनों
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसे बताया? बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्लियर हुआ या नहीं भाई? देखिए क्या बताया कि बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए आइए एक सांस में बात करते हैं। एक सांस में ही कह दो कि कूलाम ने क्या बताया, तो थोड़ा ध्यान देंगे। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए थोड़ा, मैंने कहा एक बिंदु आवेश ये है आपका और एक ये है, इसे नाम दे दिया Q1, इसे दे दिया Q2। इनके बीच की दूरी क्या मान लें भाई? बीच की दूरी मान लेते हैं भैया r। मैंने बीच की दूरी मान ली r। तो उन्होंने क्या बताया? अब मैं मानता हूं कि दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2। तो लिख देता हूं माना दो बिंदु आवेश Q1 बा Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है। जिनके बीच की दूरी r है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि दो बिंदु आवेश क्या थे, Q1 बा Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है r। भाई मैंने जो किया, जो आप करेंगे वही आपको लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन का मतलब यही होता है कि मैं जो करते हैं वही लिखना पड़ता है। और साइंस की बात जब तक हम साइंस की तरह नहीं करेंगे तब तक साइंस पढ़ना असंभव है। रटने से काम नहीं चलेगा, साइंस को साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा तब काम चलेगा। तो मैंने यहां क्लियर हो गया, बताया कि दो बिंदु आवेश Q1 बा Q2 जिनके बीच की दूरी r है। जिनके बीच की दूरी क्या है, r। तो उन्होंने क्या बताया? जो बल लगेगा, बल क्या होगा? फोर्स। आपका बल क्या होता है? फोर्स होता है। उन्होंने बताया दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। भाई ये क्या हो गया आपका अनुक्रमानुपाती का साइन, और बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई हो गया आपका सूत्र निगमन। हम सीधा कह सकते हैं कि बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका सूत्र निगमन। देखिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, हमारे पढ़ाने से हम तो सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूं, आपको यहां बोर्ड पे बता रहा हूं। कहने का एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जिस टाइम महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम श्री कृष्ण ने, जिस टाइम महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मेरे जैसे रास्ता बताने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, लेकिन युद्ध में लड़ना तुम्हें ही होगा। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे पढ़ाने वाले, मेरे जैसे YouTube पे पढ़ाने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना तुम्हें ही होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। तो सोच लीजिए आप सभी, आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं। मेरे जैसे पढ़ाने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो बात करते हैं, ये आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया। थोड़ा और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल IC स्टार एजुकेशन पे, जिसे मैंने अपने नाम से नाम भी दे दिया है, सत्येंद्र शर्मा फिजिक्स क्लासेस।
के नाम से। और अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए। तो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो देखते हैं थोड़ा और आगे। तो कंडीशन बन गई F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणा 1/r²। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान देना, F ये क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। भाई अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, बराबर। लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ रखना पड़ेगा तो इसका नियतांक आ जाएगा के। के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसका मान 9 गुणा 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 गुणा 10⁹9। अब देखिए Q1 Q2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, Q1 Q2 और बटे में क्या आ जाएगा, r²। लो भाई ये हो गया। यहां लिख सकते हैं जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगर हम चाहें थोड़ा और परिवर्तन कर सकते हैं भाई, के का मान होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0। तो मान रख देते हैं F बराबर, अब के की जगह ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया आपका सूत्र निम्न। अब यहां ε0 आप सोच रहे होंगे भाई यहां ε0 कहां से आ गया, तो बात करते हैं ε0 की। तो यहां पर ε0 ऊपर से थोड़ा रफ कर देते हैं हम। तो ε0 आपका क्या है, ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब इसका भी कोई ना कोई मान होगा। भाई आप सोच रहे होंगे कि ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है तो इसका भी कोई ना कोई मान होगा। हाँ, इसका कोई मान होता है और मैं आपको मान सॉल्व भी करवाऊंगा। इसका आंकिक मान हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे जो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। क्लियर हो गया या नहीं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि समझ ना आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कहां समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला वीडियो आपको मिलेगा ε0 का आंकिक मान, इसका मात्रक और विमीय सूत्र। ε0 का आंकिक मान, इसका मात्रक और विमीय सूत्र आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं सिर्फ आपका सपोर्ट करने आया हूं यूट्यूब पे। मैंने आपको भी बताया कि मेरे जैसे पढ़ाने वाले यूट्यूब पे एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, तभी आप पूर्ण रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।